हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू तेजस कॉमर्स क्लासेज। जैसा कि आप जानते हैं कि पावर ग्रिड ऑफिसर ट्रेनिंग फाइनेंस का रिटर्न रिजल्ट आ चुका है और इंटरव्यू की डेट भी जो है वो लगभग डिक्लेयर हो चुकी है। और इंटरव्यू की प्रिपरेशन के रिगार्डिंग में ही आज का हमारा ये वीडियो रहेगा और मैं आपको कुछ जनरल गाइडिंग टिप्स बताऊंगा कि जो हमारे इंटरव्यू में जो है आपको हेल्प कर सकती है और कुछ बेसिक थिंग्स जो आपको ध्यान में रखनी है इंटरव्यू देने के लिए। तो पावर ग्रिड जो ऑफिसर ट्रेनिंग का जो रिक्रूटमेंट है ये काफ़ी अच्छा रिक्रूटमेंट माना जाता है, क्योंकि पहली बात तो पावर ग्रिड जो है वो महारत्ना कंपनी है और एक फ्रेशर चार्टर्ड अकाउंटेंट या कॉस्ट मैनेजमेंट अकाउंट को हायर कर रही है। दूसरी बात, कंपनी की में जो ग्रोथ है वो बहुत फास्ट है, टाइमली प्रमोशंस है और वर्किंग जो है वो काफ़ी अच्छी वर्किंग है एज़ कम्पेयर टू जो प्राइवेट सेक्टर है। ठीक है, तो सबसे पहले आज हम डिस्कस करेंगे कि क्या छोटी छोटी जो बातें हैं वो आपको ध्यान में रखनी है। फ्रेशर्स के लिए अगर मैं सबसे पहले बात करूँ तो आपको सबसे पहला जो काम करना है वो पावर ग्रिड की एनुअल रिपोर्ट। ठीक है, पावर ग्रिड की जो एनुअल रिपोर्ट है वो कौन सी है, 23-24 की। ठीक है, अभी 24-25 की तो आई नहीं है, तो 23-24 की जो आपकी पावर ग्रिड की जो एनुअल रिपोर्ट है वो डाउनलोड करनी है। उससे आपको जो चीज़ें ध्यान में रखनी है, जो नोट करनी है आपको, एक तो कंपनी की प्रोफाइल, कंपनी क्या काम करती है, कंपनी का क्या बिजनेस एरिया है, कंपनी की और सब्सिडरी कंपनीज क्या है, कंपनी किन किन बिजनेस एरियाज में डील करती है। ठीक है, तो आपको टोटली आपको पता होना चाहिए कि पावर ग्रिड करती क्या है, पावर ग्रिड का वर्क एरिया क्या है। ठीक है, फाइनेंस का क्या उसमें रोल रहेगा। ठीक है, ये सारी चीज़ें आपको एनुअल रिपोर्ट पढ़ के समझ में आएगा। एनुअल रिपोर्ट में सारा डिस्क्रिप्शन दिया होता है। इसके बाद में दूसरा काम आपको करना है कि पावर ग्रिड का कैपिटल स्ट्रक्चर आपको पता करना है कि पेड अप शेयर कैपिटल कितनी है, ऑथोराइज शेयर कैपिटल कितनी है, डेप्ट जो है वो कितना है। ठीक है, इंटरेस्ट कॉस्ट कितनी जाती है कंपनी की। ठीक है, तो इससे आपको कंपनी का कैपिटल स्ट्रक्चर पता चलेगा कि कैपिटल की जो फंडिंग है, कैपिटल जो लगी हुई है वो कहाँ से है, इंटरनल सोर्सेज क्या है, एक्सटर्नल सोर्सेज क्या है, जो आपको इंटरव्यू में पूछ सकता है। इसके बाद आता है डेप्ट इक्विटी रेशियो, कि कंपनी का डेप्ट इक्विटी रेशियो कितना है, वो आपको एनुअल रिपोर्ट में दिया हुआ है, आपको मिल जाएगा। इसके बाद में आता है ईपीएस, अर्निंग पर शेयर, कि पर शेयर पे जो कंपनी की अर्निंग है वो क्या आ रही है, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, इसके बाद में आता है एप्लीकेबल इंडेस, कंपनी में जो इंडेस एप्लीकेबिलिटी है, किन किन इंडेस की एप्लीकेबिलिटी आ रही है उसके बारे में आपको बेसिक कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए उस इंडेस का, कि पर्टिकुलर उस इंडेस में पर्टिकुलर आइटम का क्या ट्रीटमेंट होता है, और वो आपको पता चलेगा किससे, एनुअल रिपोर्ट से। तो ये आपको एनुअल रिपोर्ट से 5 चीज़ें हैं जो ध्यान में रखनी है। पहला, कंपनी की प्रोफाइल, कैपिटल स्ट्रक्चर, डेप्ट इक्विटी रेशियो, ईपीएस और एप्लीकेबल इंडेस। दूसरा आता है कि जो कंपनी जो अभी डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स में बाय फाइनेंस एक्ट 2025 में जो अमेंडमेंट किए गए हैं वो कौन कौन से ऐसे अमेंडमेंट्स हैं जिसकी नॉलेज आपको पता होनी चाहिए, आपको अपडेट होना चाहिए कि जो निर्मला सीतारमण हमारी फाइनेंस मिनिस्टर हैं उन्होंने क्या अमेंडमेंट प्रपोज किए हैं जो कि 25-26 के लिए हैं। तो सबसे पहले तो जो न्यू टैक्स रिजिम आई है, सेक्शन 115 बीएससी में जो अमेंडमेंट्स किए गए हैं वो आपको पता होना चाहिए। रिबेट अंडर सेक्शन 87 है, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, डिडक्शन ओल्ड और न्यू रिजिम में कौन कौन सी डिडक्शंस मिलती है, न्यू रिजिम में जाओगे तो कौन सी नहीं मिलेगी, ओल्ड में कौन सी मिलेगी, और खासकर कि एम्प्लॉय की रिगार्डिंग में ज़रूर याद रखना, जो सैलरी हेड है उसमें कौन कौन सी आपको डिडक्शंस मिल सकती है एक एम्प्लॉय को 80C से 80U तक में। टीडीएस के जो सेक्शन है, हमारी वर्किंग में जो सेक्शन है 194C कॉन्ट्रैक्ट का, 194J प्रोफेशनल सर्विस का, 195 फॉरेन पेमेंट का, और एम्प्लॉय की सैलरी से रिगार्डिंग में 192। इनके बारे में कंप्लायंस, नॉन कंप्लायंस, सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए कि कब टीडीएस काटते हैं, कब टीडीएस जमा कराते हैं, क्या उसकी रिटर्न की ड्यू डेट होती है, ये सारा आपको इसमें टीडीएस के बारे में पता होना चाहिए। इसके बाद जीएसटी की बात करूँ तो जीएसटी की रिटर्न की ड्यू डेट, कंपोजिशन स्कीम, रजिस्ट्रेशन और ई वे बिल, इनके बारे में आपको पता होना चाहिए कि ई वे बिल कैसे जारी होता है, क्या उसका टाइम पीरियड होता है ई वे बिल का। ठीक है, अगर ये रजिस्ट्रेशन नहीं कराया तो क्या कॉन्सिक्वेंस होंगे उसके। ठीक है, कंपोजिशन स्कीम किनको मिलती है, कंपोजिशन स्कीम की लिमिट क्या होती है, रजिस्ट्रेशन कंपलसरी रजिस्ट्रेशन किनका करवाना ज़रूरी है, थ्रेशोल्ड लिमिट से भी अगर नीचे जाते हैं तो ये सारे पॉइंट जो है वो आपको पता होना चाहिए बेसिक।
ठीक है। इसके बाद में जो अभी फाइनेंस बिल जो नया 2025 प्रपोज किया गया है अभी बाय फाइनेंस मिनिस्टर, और जो इनकम टैक्स एक्ट 1961 है, उन दोनों में क्या डिफरेंसेज है, फाइनेंस बिल 2025 और जो इनकम टैक्स एक्ट 1961 जो पुराना हमारा चला रहा है, उनमें क्या बेसिक डिफरेंसेज है। हालांकि अभी पास नहीं हुआ है फाइनेंस बिल 2025, अभी वो जेपीसी के पास में है, तो आपको पता होना चाहिए कि बेसिक क्या डिफरेंसेज है, ठीक है। इसके बाद में जो क्वेश्चन जो आपसे पूछे जाते हैं वो फाइनेंशियल मैनेजमेंट से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। इसमें एक तो आपको टाइप्स ऑफ सोर्स ऑफ फाइनेंसिंग पता होना चाहिए, लेटर ऑफ क्रेडिट क्या होता है, ठीक है, ब्रिज फाइनेंस किसको बोलते हैं, ठीक है, बैंक गारंटीज कितने टाइप्स की होती है, ठीक है। उसके अलावा जो आपको कॉमर्शियल पेपर किसको बोलते हैं, ठीक है, ये सारी चीज़ें आपको इसमें पता होना चाहिए। आईआरआर और एनपीवी इनका डिफरेंस आपको पता होना चाहिए, कैपिटल बजटिंग में डिसीजन कैसे करते हैं, आईआरआर क्या होता है, एनपीवी किसको बोलते हैं, ठीक है। इसके बाद में कैश फ्लो और फंड फ्लो का भी आपसे डिफरेंस पूछ सकता है, कैश फ्लो और फंड फ्लो में क्या डिफरेंस होता है, कैश इक्विवेलेंट किसको बोलते हैं, कैश फ्लो में कौन कौन सी एक्टिविटी जाती है, लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म में कौन सा फंड फ्लो या कैश फ्लो बनाना चाहिए, और लास्ट चैप्टर जो है वो रेशियो एनालिसिस, आपसे कोई भी रेशियो पूछ सकता है, उसका यूजेज पूछ सकता है, उसका आइडल रेशियो पूछ सकता है, तो आपको ये चैप्टर भी आपको अच्छे से पता होना चाहिए, ठीक है। अगर आप एक्सपीरियंस होल्डर हैं, आपके पास में पहले से एक्सपीरियंस है, किसी कंपनी में आप काम करते हो, तो सबसे पहले काम कीजिए कि आप अपने एक्सपीरियंस को जो है वो एक कॉपी में पेज में नोट डाउन करिए, ठीक है। लिखिए कि मैं क्या काम करता हूँ, मेरी कंपनी क्या एरियाज में काम करती है, और उस काम को अपने फाइनेंस या अकाउंट्स के एरिया से लिंक करिए कि आपको हो सकता है कोई काम ऐसा हो जो आप कर रहे हैं जिसमें मतलब कोई ऐसा बताने लायक आपको लगता है जी इसमें मैं क्या बताऊं कि एज ए सीए मैं ये काम कर रहा हूं या एज ए मैं सीए में ये काम कर रहा हूं, तो उसको किसी भी तरीके से लिंक करने की कोशिश कीजिए कि फाइनेंस या अकाउंटिंग के एरिया में कहाँ लिंक कर सकता हूँ, ठीक है। तीसरी चीज़, आपको अपनी जॉब की अचीवमेंट्स आपको बतानी, नोट डाउन करनी है कि मेरे जॉब करने के दौरान मैंने क्या ऐसी मेजर अचीवमेंट किया जो कंपनी का ऑर्गेनाइजेशन का फ़ायदा हुआ है, ठीक है, कि मैंने ये कुछ यूनिक काम किया है मेरी जॉब में रहते हुए। अगर कोई अचीवमेंट है तो कोई टारगेट आपने पूरा किया है, या कोई आपने कोई ऐसा गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में रहते हुए कोई घपला पकड़ा है, कोई आपने ऐसी कंपनी की सेविंग करवाई है कुछ आपके आइडियाज़ से, तो वो चीज़ें जो है वो आपको अपने इंटरव्यू में ज़रूर बतानी है, ठीक है। इसके अलावा कुछ बेसिक्स बातें हैं जो आपको ध्यान में रखनी है। सबसे पहले आपको अपनी स्ट्रेंथ और वीकनेस की लिस्ट आउट करनी पड़ेगी, और वो ऐसे कोई थ्योरेटिकल नॉलेज पे नहीं, बिल्कुल रियलिटी बेसिस पे, हॉनेस्टी बेसिस पे आपको अपनी स्ट्रेंथ, क्या आपकी स्ट्रेंथ है, क्या आपकी वीकनेस है, आपके नेचर की, आपकी पर्सनैलिटी का टेस्ट हो रहा है। तो आप कोई ऐसे नहीं कि किसी भी तरीके से कुछ भी उठाकर आपने चेप दिया, अब बोल दिया कुछ भी चीज़ों को लेकर के, तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है कि आपके जवाब में, आपके रिप्लाई में आपकी ऑनेस्टी शो होनी चाहिए, ठीक है। और अगर आप किसी भी बेसिस पे सुनी सुनाए या किसी दूसरे का इंटरव्यू देखकर अगर आप अपनी स्ट्रेंथ और वीकनेस बता रहे हैं तो आप वहाँ पर पकड़े जाओगे, क्योंकि वो बहुत एक्सपीरियंस होल्डर जो है वो सामने आपके बैठे हुए हैं लोग हैं जिन्होंने बहुत टाइम जो है वो इन प्रोसेस में निकाला है। तो आप इस बात को ध्यान रखिए कि जो भी रिप्लाई देना है वो ईमानदारी से देना है, और किसी का कॉपी कट किया हुआ नहीं बोलना है, आपको अपनी चीज़ें रियलिटी बेसिस पे बतानी है, ठीक है। नो एनी रिप्लाई इफ़ यू डोंट नो एनी आंसर, अगर आपको किसी क्वेश्चन का आंसर नहीं आता है तो आप सॉरी बोल के भी आगे काम चला सकते हैं। जी सर मुझे इसके बारे में पता नहीं है, या सॉरी आई डोंट नो अबाउट दिस एस्पेक्ट, और आप ये कह सकते हैं जी कि मैं इसको ज़रूर बाद में अपने आप नॉलेज को अपडेट करने के लिए इसको ज़रूर देखूंगा। लेकिन कुछ भी किसी भी पॉइंट पे कुछ भी बोलना, कोई भी रिप्लाई देना वो ठीक नहीं है, ठीक है। डोंट शो ओवर कॉन्फिडेंस, आपको ऐसा नहीं होना चाहिए कि उनको कुछ ओवर कॉन्फिडेंस शो कर रहे हो आप, यानी हाव भाव आपका जो है वो बहुत डाउन टू अर्थ होना चाहिए, बहुत हम्बल जो है लर्निंग एस्पेक्ट आपका दिखना चाहिए, ठीक है। डोंट शो योर नेगेटिव एटीट्यूड ऑन एनी मैटर, वो आपको किसी पॉइंट पे कंफ्यूज करने की कोशिश करे या किसी बात पे आपको नेगेटिव ले जाने में कोशिश करे, तो आपका किसी भी एंगल पे जो है वो नेगेटिव एटीट्यूड शो नहीं होना चाहिए, ठीक है।
सो योर हम्बलनेस इन योर बिहेवियर, आपके बिहेवियर में, आपके बातों में, आपके तौर तरीक़ों में हम्बलनेस होनी चाहिए। ऐसा नहीं हो कि आप जो है वो एकदम बिल्कुल इस तरीके से लगे कि आप एक अलग ही यूनिक ही पर्सन है वहाँ पर इंटरव्यू देने के लिए। तो इस बात का ध्यान रखिए कि आपके बैठने में, आपके चलने में, आपके बोलने में, आपके स्टाइल में, आपका वे ऑफ एक्सप्रेशन में जो है वो हम्बलनेस आपकी शो होनी चाहिए, ठीक है। और दूसरा जो बड़ा लोगों को रहता है कि क्या हिंदी यूज कर सकते हैं क्या, बिल्कुल आप मिक्सअप लैंग्वेज यूज करिए। वो हिंदी में भी बात करेंगे, वो इंग्लिश में भी बात करेंगे, तो आपको जैसा कंफर्टेबल लगे, क्योंकि वहाँ पर कोई लैंग्वेज का टेस्ट नहीं है, ये बात ध्यान रखना। वो इंग्लिश बोल रहे हैं तो आप हिंदी में आंसर दे सकते हैं, वो हिंदी बोल रहे हैं तो भी आप इंग्लिश में आंसर दे सकते हैं। ये कहीं भी कुछ रेस्ट्रिक्शंस नहीं है, कुछ यूनिवर्सल रूल नहीं बना हुआ कि नहीं वो इंग्लिश बोलेंगे तो मैं हिंदी में नहीं दे सकता, वो हिंदी बोलेंगे तो मैं इंग्लिश में नहीं दे सकता। आपका जो मदर टंग है, आप जिसमें अपने आप को कॉन्फिडेंट, आप अपना रिप्लाई बेहतरीन तरीके से दे सकते हैं, उस लैंग्वेज को यूज करिए। बाकी ज़्यादा सोचना नहीं है, ज़्यादा विचारना नहीं है, ठीक है। और इंटरव्यू जितना कूल माइंड से देंगे, सामने वाले को ये सोचेंगे कि सामने वाले को जो है वो बहुत कम नॉलेज है, मेरे अंदर ज़्यादा नॉलेज है, ठीक है। यानी आपका जो एक्सप्रेशन जो है वो ओवर कॉन्फिडेंट ना होकर इतना होना चाहिए कि मैं जो नॉलेज है, मेरे को जो आता है बस मैंने वो बताना है, ठीक है। बाकी सामने वाले तो वो जज करेंगे आपके कि आंसर को किस तरीके से आप दे रहे हैं, ठीक है। तो आपको बहुत कूल वे में रहना है, ज़्यादा लोड नहीं लेना है, ज़्यादा रात को, मतलब ऐसा नहीं कि एक दिन पहले ही पूरी रात सोए नहीं, पढ़ रहे हैं, कुछ भी पढ़ रहे हैं, उल्टा सीधा पढ़ रहे हैं, भारत पाकिस्तान पढ़ रहे हैं, ये वो पढ़ रहे हैं, ऐसा कुछ भी क्वेश्चंस आपसे नहीं पूछे जाएंगे। और जनरली कोई मतलब बेसिक क्वेश्चन जो आपको पूछे जाएंगे वो हो सकता है कि उस पर्टिकुलर 1-2 दिन पहले की कोई घटना हो तो वो पूछ सकते हैं। बाकी अभी कोई ये जो भारत पाकिस्तान का जो वॉर के जो से रिलेटेड जो कुछ है, वो मुझे नहीं लगता कि इसमें ऐसा कुछ आपसे पूछेंगे, ठीक है। तो मेरी तरफ से बेस्ट ऑफ लक, और होप सो आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा। आपको अगर ज़रूर पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए। और अगर आपको कोई प्रिपरेशन करनी है किसी PSU एग्ज़ाम्स के लिए, तो आप तेजस कॉमर्स क्लासेज की वेबसाइट पे जो कोर्सेज बने हुए हैं उनको रेफ़र कर सकते हैं। उसमें प्रिंटेड नोट्स भी मिलेंगे, MCQ बैंक मिलेगा, टेस्ट सीरीज मिलेगी, प्रीवियस ईयर पेपर्स मिलेंगे, टेस्ट सीरीज आपको मिलेगी, ठीक है। थैंक यू सो मच गाइज।